हेलो गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 3 की 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें दो आव्यूह या दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल है या एक दूसरे के समान है। तो हमें क्या करना है, एक्स तथा वाई तथा जेड का क्या मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था कि जो समान आव्यूह होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, यदि किसी दो आव्यूह की कोटि आपस में समान है, ठीक है, कोटि समान है और उसमें एलिमेंट समान है, तो वो समान आव्यूह कहलाएगा। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए, अगर कोई समान आव्यूह है, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, ए मैट्रिक्स का एक आई जे ये है और जो दूसरा मैट्रिक्स है बी, उसका बी आई जे एलिमेंट है। ठीक है, दोनों के ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास। जो हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने माना उसका एलिमेंट्स ए आई जी है, जे है, और जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट क्या है या अवयव क्या है, बी आई जे। तो यदि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो जो इनके अंदर एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, वो भी इक्वल होंगे। जैसे अगर मैं फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की बात करूँ यानी A11 की बात करूँ तो वो B11 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, A11 B11 के इक्वल होना चाहिए अगर कोई जो हमारा मैट्रिक्स है वो समान है या इक्वल है। अगर कोई मैट्रिक्स के बीच में हमें इक्वल का निशान लगा के, बराबर का चिन्ह लगा के दिया जाए, तो उसका मतलब है कि ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बोला कि जैसे ये 4 है, जो हमारे पास ये 4 है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपकी फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसका फर्स्ट रो कौन सी है, ये वाली, और फर्स्ट कॉलम ये वाला। तो ये जो y है, ये 4 जो है y के इक्वल होगा, यानी y की वैल्यू हमने निकाल दी 4। ऐसे ही x की वैल्यू निकालनी है हमें, x इज इक्वल टू किसके होगा। अब देखिए आप, x कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। सेकंड रो ये रही और फर्स्ट कॉलम ये, तो x सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है। अब दूसरे मैट्रिक्स में देखिए, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट है, तो सेकंड रो ये रही और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, 1, तो x इसके इक्वल आया 1 के। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें देखना है z के लिए। तो अब आप z देखिए, z कौन सी रो का कौन सा एलिमेंट है, z जो हमारा है ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, सॉरी फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ये देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अब दूसरे मैट्रिक्स में भी देखिए, फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम का कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी जो z है वो हमारे पास 3 के इक्वल है। ठीक है, जो z है हमारे पास वो 3 के इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की। तो क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में भी हमें सेम x, y और z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें इसमें दो जो मैट्रिक्स या आव्यूह हैं हमें आपस में इक्वल दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट है वो सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। मतलब x प्लस वाई फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो जो ये होगा ये 6 के इक्वल होगा, क्योंकि 6 भी जो हमारा है फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ऐसे ही सेम जो 5 प्लस जेड है वो, ये देखिए पहले आप ऐसे लिख लेना, R1 R2 C1 C2, मतलब R रो और C कॉलम। तो जो हमारा 5 प्लस जेड है वो कौन सी रो में है, सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में,
ऐसे ही आप इसमें लिख लीजिएगा R1 R2 C1 C2, ठीक है। तो जो हमारा 5 + Z है वो R2 और C1 में है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में। तो अब दूसरा मैट्रिक्स देखिए, दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो सेकंड रो ये रही और फर्स्ट कॉलम ये रहा, मतलब 5। ओके, तो ऐसे हमें एक्स वाई, तो जो हमारा एक्स वाई है वो सेकंड रो R2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम में है। तो जो एक्स वाई होगा वो दूसरे मैट्रिक्स के भी सेकंड रो के सेकंड कॉलम में होगा। तो सेकंड रो ये रही और सेकंड कॉलम ये रहा, तो 8। अब बस हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। देखिए सबसे पहले सिंपली इससे निकल जाएगी, +5 है तो Z5 माइनस +5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, इक्वल टू के इधर आता है तो उसका जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये प्लस में था 5 तो इधर आके माइनस में, तो Z किसके इक्वल आ गया, Z = 0। तो Z की वैल्यू निकाल दी हमने 0। ऐसे ही हमें निकालनी है x + y की। तो हम क्या करेंगे कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, तो हम इन दोनों में से कोई से में से भी x या y की वैल्यू उठाकर, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करेंगे, x + y = 6। यदि मैं क्या करूँ कि y को एज इट इज़ यही रखो और x को बराबर के इधर भेज दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y = 6 - x, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन थर्ड बन गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण थर्ड को सेकंड में पुट करने पर, या इसका समीकरण सेकंड को थर्ड को सेकंड में पुट करने पर या मान रखने पर, तो यहाँ पे y है तो y की वैल्यू रख देंगे यहाँ इक्वेशन में। तो y बराबर किसके है, 6 - x के = 8। तो 6x - x² = 8, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 8 को इधर लेके आएंगे माइनस के इधर, तो बराबर के इधर तो किस में आ जाएगा, माइनस में, क्योंकि बराबर के इधर किस में है, प्लस में। तो -8 = 0। अब देखिए कोई भी जो द्विघात समीकरण होते हैं उसमें x² जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ भी नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे कि पूरी इक्वेशन को नेगेटिव या माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसको हम बोल सकते हैं कि माइनस क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो जब -6 में होगा तो -6 + x² + 8 = 0। अगर इसे मैं सिंपली लिखूं कि x² - 6x + 8, तो द्विघात समीकरण तो आप सभी को सोल्व करनी आती होगी। इसमें क्या होता है कि हमें कोई ऐसा नंबर देखना होता है जिससे मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास 8 आए और प्लस या माइनस करके 6 आए। तो ऐसा नंबर है हमारे पास 4 × 2 = 8, यानी 4 + 2 × x + 8, क्योंकि 4 + 2 क्या होता है, 6 और 4 × 2 क्या होता है, 8। तो आ गया x² माइनस x की मल्टीप्लाई 4x - 2x + 8। अब देखिए इन दोनों के पेयर अलग बन जाएंगे, इन दोनों के अलग। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x - 4 एज इट इज़ माइनस, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, -2, तो x - 2 = 0। सॉरी 4 आ जाएगा यहाँ, क्योंकि अगर हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या आएगा, 4। तो दो पेयर बन गए हमारे पास, एक x - 4 और एक क्या बन गया, x - 2 = 0। तो दोनों को क्या करेंगे हम, 0 के इक्वल पुट करेंगे दोनों को, तो एक क्या आ जाएगा, x = 4 और एक आ जाएगा x = 2। तो x की ये दो वैल्यूज़ हमारे पास पॉसिबल होगी।
देखिए यहाँ क्या होता है कि जब हमारे पास दो पेयर बन जाते हैं जैसे x-4 और x-2, तो हम क्या करते हैं, इधर में समझ लीजिए कि पहले x-4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा x = 4, और फिर क्या करेंगे x-2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा x = 2। तो ऐसे हमारे पास x और x की दो वैल्यूज़ आती हैं, तो इन्हें हम क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में या फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अगर मैं इन्हें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं, इस इक्वेशन में इसका मान रखूं x का, तो क्या आ जाएगा y = 6 - x है, ठीक है, y = 6 - x है इन्हें सोल्व करने पर। तो यहाँ करते हैं y = 6 - x में x = 4 पुट करने पर। तो अगर मैं इस इक्वेशन में 4 पुट करता हूँ तो क्या आएगा y = 6 - 4 = y = 2। एज इट इज़ जब हम y = 6 - x में x = 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास y = 6 - 2, तो y = क्या आता है 4। तो हमारे पास y की भी दो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। फिर थर्ड पार्ट की ओर चलने से पहले मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन रिवाइज करा देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ कि हमने इसमें ओवरऑल पूरे क्वेश्चन में किया क्या है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो दो मैट्रिक्स अगर कॉमन है या दो आर्ग्यू कॉमन इक्वल हैं तो उन दोनों के एलिमेंट्स जो होंगे वे भी इक्वल होंगे। जैसे x + y हमारा फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो ये दूसरे मैट्रिक्स के भी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा। ऐसे ही x + y = 6, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल अगर देखो कि ये देखिए जो 2 है हमारे पास, ये फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। अगर दूसरे मैट्रिक्स में देखें तो ये भी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इक्वल है दोनों। ऐसे ही इसके जो सभी एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो हमने बस इनसे समीकरण बनाई, उन्हें हल करने पर हमारे पास x, y और z के मान आ गए। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट की ओर। तो जो हमारा 6 का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट है उसमें भी हमें सेम x, y और z की वैल्यूज़ निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना है, जो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स के भी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ है x + y + z, तो ये आप बताइए कि ये किसके इक्वल होगा। सबसे पहले देखिए ये कौन सी रो में है, तो ये हमारा फर्स्ट रो में है और कॉलम तो इसमें है एक, तो ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है। और 9 किस में है, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है, तो ये 9 के इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ही x + z किसके इक्वल होगा 5 के। ऐसे ही y + z किसके इक्वल होगा 7 के, ठीक है। तो अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड और इसे इक्वेशन थर्ड मानूं तो यहीं पे कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की जगह सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन में यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 को पुट करने पर देखिए ये क्या है, x + z है। अगर मैं y को z की जगह रखूं, रफ कहाँ समझाऊँ, जैसे ये है x + y + z है, तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि x + z + y। तो हमें क्या दिया हुआ है, x + y + z दिया हुआ है, तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि क्या x + z + y, क्या ये दोनों इक्वल है। यस, क्योंकि हाँ प्लस में हम उनको आगे पीछे कर सकते हैं, डिवाइड में नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लस में क्या कर सकते हैं, हम उनको आगे पीछे लिख सकते हैं।
तो एक्स प्लस जेड का को हम चलो मैं आपको एक बार यहीं पे लिख के दिखा। जैसे हमें दिया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो हम क्या करेंगे एक्स प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो एक्स प्लस जेड किसके इक्वल दिया हुआ है 5 के, तो इसका पूरे की जो वैल्यू है वो क्या है 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 4। देखिए 5 इधर किस में था प्लस में, और इक्वल टू के इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू आ गई है हमारी। अब निकालनी है हमें z की। तो z हम क्या करेंगे y की वैल्यू या y के मान को समीकरण 3 में पुट करने पर, ठीक है, अगर हम y के मान को समीकरण 3 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, y किसके इक्वल है 4 के, तो 4 प्लस समीकरण 3 ये है। ठीक है, क्या है समीकरण 3, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो y किसके इक्वल है 4 के, 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, और z इज इक्वल टू 7 माइनस 4। तो z किसके इक्वल आया 3 के, तो इस तरह z किसके इक्वल आया 3 के। तो हमें y की वैल्यू मिल गई और z की वैल्यू। तो अब हमें निकालनी है x की। तो अगर आप ध्यान से देखें तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 या समीकरण सेकंड में z का मान रखने पर या पुट करने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो हमें z की वैल्यू पता है क्या है 3, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो x प्लस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू किसका है 2 के। तो हमारे पास x की वैल्यू भी निकल गई, सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, x की वैल्यू भी निकल गई, y की भी वैल्यू निकल गई और z की भी। एक बार ये और समझ लीजिए, हमें क्या दिया हुआ था समीकरण सेकंड x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो हमें z का वैल्यू पता है, तो हमने z की वैल्यू इसमें पुट कर दी। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस में है इज इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। एक बार फिर से आप क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए अगर कोई भी जो मैट्रिक्स होता है वो इक्वल है अगर दूसरे मैट्रिक्स के, तो उनके जो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे अगर वो उसी रो के उसी कॉलम में है। मतलब जैसे ही जो x प्लस वाई प्लस जेड है ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है, तो ये 9 के इक्वल होगा, क्योंकि जो 9 है वो भी फर्स्ट रो के और फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, इस तरह हमने 3 समीकरण बनाई। ठीक है, और उसके बाद हमें दिया हुआ था x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। अगर हम ध्यान से देखें तो x प्लस जेड किसके इक्वल है 5 के, तो हमने उसे इस इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, x प्लस जेड की वैल्यू क्या पुट कर दी 5, x प्लस जेड की वैल्यू को क्या पुट कर दी 5, क्योंकि हमें दी हुई थी x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर 4 इसे सॉल्व करने पर। ऐसे ही हमने क्या किया y की वैल्यू को समीकरण 3 में पुट कर दिया, तो उससे हमारे पास z की वैल्यू आ गई। फिर हमने z की वैल्यू को क्या किया कि समीकरण 2 में पुट कर दिया, उससे हमारे पास x इज इक्वल टू 2 यानी x की वैल्यू आ गई। तो चलिए अगर आप ये कोई क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि हमें दिया हुआ है समीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें सेम दिया हुआ है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हमें ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए ये फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करिएगा, ठीक है, और उसके बाद अगर नहीं होता है तब वीडियो से क्वेश्चन को सोल्व करना सीखिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में समझाया है कि
अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसके एलिमेंट्स इक्वल होंगे यदि वो उसी रो के उसी कॉलम में है, यानी उनका जो आई जे है वो मैच करता है। आई जे क्या होता है? आई होता है रो की नंबर और जे होता है कॉलम का नंबर। तो ऐसे ए माइनस बी किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? -1 के, क्योंकि जो ए माइनस बी है वो R1 यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। ऐसे ही जो -1 है वो भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। ऐसे ही यहीं पे लिख देते हैं, जो 2a + c है वो किसके इक्वल है? 5 के। इसे समीकरण सेकंड और इसे फर्स्ट पुट करिएगा। और ऐसे ही जो 2 - b है वो किसके इक्वल है? 2 - b 0 के, इसको थर्ड। और जो हमारे पास 3c + d है वो किसके इक्वल है? 13 के। ये समीकरण हमारे पास 4। तो जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ था इससे हमने क्या किया? 4 समीकरण बनाई। अब इस समीकरण को आपस में सोल्व करके हम क्या कर सकते हैं? a, b, c और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन दी हुई है 2a - b = 0, इसे सोल्व करते हैं। तो 2a = b आ जाएगा। ठीक है, 2a = b। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? a - b = -1। ठीक है, a - b = -1। तो देखिए b की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू क्या है? 2a। तो इसे इसमें पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं b की वैल्यू को। तो a - 2a = -1। जब हम मतलब 2a में से a माइनस करेंगे या a में से 2a माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -a = -1। तो माइनस से माइनस कट, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1। यहाँ क्या किया था हमने? b की वैल्यू b = 2a पुट किया था, तो हमारे पास क्या आया? a = 1। अगर मैं इस a को इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी। तो b क्या आ जाएगा? 2 के इक्वल, क्योंकि 2 × 1 = 2। तो a की वैल्यू पता लग गई, b की पता लग गई। अब हमें निकालनी है c और d की। तो चलिए चलते हैं, अब निकाल लेंगे हम c की वैल्यू। तो हमें इक्वेशन 2 दी गई है 2a + c = 5। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। हमें a की वैल्यू पता है, a = 1, तो इसमें पुट कर देते हैं +c = 5। तो c = 5 - 2, क्योंकि 2 × 1 = 2 और 2 इधर किस में है? प्लस में, और इक्वल टू के इधर आके माइनस में। तो c किसके इक्वल आया? c आया 3 के इक्वल। तो a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई और c की। अब निकालनी है हमें d की वैल्यू। तो d की वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है। जैसे हमें दिया हुआ है इक्वेशन 4 3c + d। ये कौन सी इक्वेशन है? हमारी 4 नंबर। तो इसमें हम क्या करेंगे? c की वैल्यू पुट कर देंगे। c की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? 3। तो 3 + d = ये 13 है, = 13। तो 3 3 = 9 + d = 13। तो d = 13 - 9। तो अगर हम 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये आता है हमारे पास 4 के इक्वल। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू हमें पता लग गई और d की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सोल्व होता है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि हमें दिया हुआ है। इसे हम बुक से ही पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है a मैट्रिक्स a = aij m × n एक वर्गाव्यू है यदि। तो हमें बताना है कि हमें दिया हुआ है कि जो a है ये एक वर्गाव्यू है। यदि ये वर्गाव्यू है तो इसकी कोटि क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी जो अव्यू होता है, जो वर्गाव्यू होता है, उसमें क्या होता है कि जो जैसे ये आपके पास एक वर्गाव्यू है
A B C D E F G H I। तो आप बताइए क्या ये वर्ग आव्यूह है? इसकी कोटि क्या होनी चाहिए? 3 × 3, क्योंकि इसमें 1 2 3 3 रो है, 1 2 3 3 कॉलम है, तो इसकी जो कोटि है 3 × 3 है। तो आप बताइए क्या ये एक वर्ग आव्यूह है? यस, ये एक वर्ग आव्यूह है, क्योंकि इसमें जो रो की संख्या है वही इसमें कॉलम की संख्या है, यानी कि 3 इसमें रो है और 3 ही इसमें कॉलम है। मतलब वर्ग आव्यूह वो होता है जिसमें कोटि की जो मतलब रो की संख्या है वो कॉलम की संख्या होनी चाहिए, यानी m = n होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप एक और आव्यूह का उदाहरण लें, ABCD, तो आप बताइए क्या ये वर्ग आव्यूह है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कोटि लिखेंगे। कोटि क्या है? इसमें 1 2 2 रो इंटू 1 2 2 कॉलम, तो इसकी कोटि क्या हो गई? 2 × 2। तो इसकी कोटि क्या हो गई? 2 × 2। तो ये भी एक वर्ग आव्यूह है, क्योंकि जितनी इसमें रो है, मतलब 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, यानी जितनी रो है उतने ही कॉलम है, यानी m = n। तो ये भी हमारे पास एक वर्ग आव्यूह है, क्योंकि 2 = 2 है, यानी जितनी कोटि उतने ही रो, मतलब जितनी रो उतने ही कॉलम। तो ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ था? हमें दिया हुआ था कि ये वर्ग आव्यूह है। तो ये वर्ग आव्यूह कब है? जब m = n होगा। ये थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि ये जो दो मैट्रिक्स है ये इक्वल है, जो ये दो आव्यूह हैं ये इक्वल हैं, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है? 3x + 7, मतलब जो ये दो आव्यूह हैं ये आपस में इक्वल है, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सेम वही कि जो पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल हो गई, यानी जो 3x + 7 है वो 0 के इक्वल, y + 1 है, ये इक्वेशन 1। ऐसे ही जो y + 1 है वो = 8 के इक्वल होगा, ये इक्वेशन 2। और जो हमारे पास 5 है वो किसके इक्वल होगा? y - 2 के, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई, लेकिन एक इक्वेशन और बन सकती है, वो क्या है? 2 - 3x = 4, ये इक्वेशन 4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है? समीकरण जो हमारे पास सेकंड है वो क्या है? वो है y + 1 = 8। तो y = किसके इक्वल आ जाएगा? 7 के। कैसे? ये +1 है, +1 इधर आएगा, तो y = 8 - 1 = y = 7 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 7 आ गई। वहीं अगर हम समीकरण थर्ड को सोल्व करते हैं तो वो क्या आता है? 5 = y - 2, तो 5 + 2 = y, तो y = क्या आ जाएगा हमारे पास? 7, ठीक है। तो y = क्या आ गया? 7। ऐसे ही अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करें तो ये क्या आता है? तो समीकरण 1 से 3x + 7 = 0, ठीक है। तो 3x + 7 = 0, तो 3x = -7, +7 है तो इधर आएगा तो -7, तो x = -7/3, तो x की वैल्यू भी आ गई है। अब वहीं अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो देखिए इससे हमारे पास क्या होगा कि x की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो समीकरण
4 से। तो समीकरण 4 क्या कहती है, 2 - 3x = 4। तो -3x = ये 2 किस में है, प्लस में, इधर आएगा = के इधर, तो क्या है में हो जाएगा माइनस में, तो 4 - 2, तो -3x = 2, तो x = -2/3। तो देखिए x की हमारे पास क्या हो गई, 2 डिफरेंस वैल्यू हो गई, एक हो गई x = -2/3 और एक हो गई -7/3। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमें ऑप्शंस दिए हुए थे बुक में, तो हम कहेंगे कि ये ज्ञात करना संभव नहीं है क्योंकि x की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही है। ठीक है, x की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कहा हुआ है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी जो प्रत्येक प्रविष्टि है 0 या 1 है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रविष्टि क्या होती है। प्रविष्टि क्या होती है, तो जैसे देखिए हमने कोई ये जो हमारा एक मैट्रिक्स है, हमने 2 × 2 का बनाया, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 1 1, सेकंड होगा 1 2, थर्ड होगा 2 1 और फोर्थ होगा 2 2। ठीक है, ऐसे होंगे। तो प्रविष्टि क्या होती है कि हम जो एलिमेंट्स रख रहे हैं वो उस जो एलिमेंट यहाँ पे रखा जाएगा उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रविष्टि बोलते हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट रखा जाता है, ठीक है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें प्रविष्टि बोलते हैं। जो इसके जिसे हम इंग्लिश में एलिमेंट भी बोलते हैं और हिंदी में अवयव भी, जो इसमें रखे जाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रविष्टि। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनकी जो 2 प्रविष्टियाँ है, या तो इनमें 0 रखा जा सकता है या 1 रखा जा सकता है, सभी में मतलब 0 या 1 रखा जा सकता है। तो हमें बताना है कि उनके फिर कितने मैट्रिक्स या अवयव बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ 2 आएगा, 2 एलिमेंट, यहाँ 2 है प्रविष्टि, यहाँ की भी 2 प्रविष्टियाँ हैं, यहाँ की भी 2, मतलब सभी में 2 2 प्रविष्टियाँ भरी जा सकती हैं। ये क्या है, 0 और 1। तो अगर मैं पूरे में देखूँ टोटल में कितनी प्रविष्टियाँ भरी जा सकती हैं, 2 × 2 × 2 × 2। मैंने सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4, 4 2 8, 8 16। तो जो हमारा 2 × 2 का मैट्रिक्स है, अगर उसमें 2 प्रविष्टियाँ हैं तो उसकी जो मैट्रिक्स होंगे वो कितने होंगे, 16। ठीक है, ऐसे अगर हमारे पास 3 × 3 का है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, ये तो समझाने के लिए था केवल आपको। ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, इसमें प्रत्येक की प्रविष्टि कैसी है, 2 × 2 है, 2 है, क्या है, 0 और 1। ठीक है, तो अगर हमें टोटल अवयवों की संख्या चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सिंपल सी आप एक ट्रिक या फॉर्मूला कह सकते हैं कि जो अवयवों की संख्या होती है वो किसके इक्वल होती है, जितनी उसमें प्रविष्टियाँ भरी जा सकती हैं। तो कितनी प्रविष्टियाँ भरी जा सकती है, 0 और 1, मतलब 2 प्रविष्टियाँ भरी जा सकती हैं। तो कुल प्रविष्टियाँ, कुल एलिमेंट बोल सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, कुल एलिमेंट्स या प्रविष्टियाँ, यहाँ देखिए कुल हिंदी में लिखते हैं कभी, फिर आप कहे कि इंग्लिश में बताया, कुल प्रविष्टि और ऊपर जितने की कोटि है, मतलब m × n। ठीक है, अगर हमें अवयवों की संख्या चाहिए तो हमें क्या करना होगा, कुल प्रविष्टि और उसके जो ब्रैकेट है उसके ऊपर पावर m × n। तो देखिए अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था कि जो हमारे पास 3 × 3 कोटि के एक ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिसमें प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। चलिए इस फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं। तो अवयव की संख्या इज इक्वल टू, मैंने बोला था कि कुल प्रविष्टि, तो इसमें दी हुई है हमें 0 और 1, मतलब 2 प्रविष्टियाँ हैं कुल, और इसकी कोटि क्या दी हुई है, मतलब जो इसकी ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है वो होती है m × n। तो हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसकी कितनी है, कोटि कितनी है, 3 × 3। तो 3 × 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 3 9, तो 2 की पावर 9।
और 2⁹ किसके इक्वल होता है? 512 यानी 512 के इक्वल। तो इसका आंसर हो गया 512। आप सोल्व करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। इससे आगे के जो हमारे लेक्चर्स जो हमारे क्वेश्चंस या पहले हम थ्योरी करेंगे वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। गाइज, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।